कुषाणयुगीन समाज और संस्कृति। कुषाण काल में भारतीय समाज में गहरा परिवर्तन आया। पारंपरिक वर्ण व्यवस्था विदेशी जातियों यवन, शक, कुषाण आदि के प्रभाव से लचीली हुई। समाज में ऊंची नीची जातियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ और व्यापार, कृषि व शहरीकरण ने समाज को नई दिशा दी। इस काल में व्यापार वाणिज्य का अत्यधिक विकास हुआ, जिससे समाज समृद्ध और अधिक गतिशील बना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना, विशेषकर रोम, मध्य एशिया और चीन के साथ। कुषाणों के समय अर्थव्यवस्था मजबूत थी। रोमन सोने चांदी के सिक्के भारत आते थे, जिससे आर्थिक संपन्नता बढ़ी। मथुरा, तक्षशिला, पुष्कलावती व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शहरीकरण तेजी से बढ़ा। मुद्रांकन में सुधार हुआ और पहली बार बड़ी मात्रा में सोना चांदी के शाही सिक्के ढाले गए। इस काल में कला, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। गंधार कला, मथुरा कला, बौद्ध धर्म, वैदिक ब्राह्मण धर्म और अनेक विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। Key points. सामाजिक जीवन। पारंपरिक वर्ण व्यवस्था शिथिल, विदेशी जातियों के प्रवेश से समाज अधिक मिश्रित हुआ। व्यापारियों, कृषकों व शिल्पकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार। निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति व्यापार वृद्धि से बेहतर हुई। विभिन्न धर्मों का सहअस्तित्व, बौद्ध, हिंदू और विदेशी देवताओं का पूजन। आर्थिक समृद्धि और व्यापार। कुषाण काल को सर्वाधिक समृद्ध आर्थिक युग माना जाता है। भारत पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का सेतु बना। भारत रोम व्यापार अपने चरम पर। रोम को भारत से मसाले, कपड़ा, मोती, कीमती पत्थर निर्यात। रोम से भारत में सोना चांदी का भारी प्रवाह। मतीय स्रोतों में उल्लेख की रोम का व्यापार घाटा बढ़ने का कारण भारतीय विलास सामग्रियों की मांग थी। समुद्री एवं स्थल मार्ग विकसित। सिल्क रूट का उत्कर्ष। सिक्का शास्त्र। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क, विम कडफिसेस के सिक्के उच्च गुणवत्ता के। सिक्कों पर ग्रीक व भारतीय दोनों लिपियां, सांस्कृतिक मिश्रण का प्रमाण। रोमन स्वर्ण सिक्कों की भारत में भारी मात्रा में प्राप्ति। शहरीकरण। मथुरा, तक्षशिला, पुष्कलावती, उज्जैनी, सिरकप जैसे नगरों का विकास। नगरों में पक्की ईंटें, टाइलों, सड़क प्रणाली का उपयोग। व्यापारिक मार्गों के पास बसे नगरों का तेज विकास। कला संस्कृति। गंधार कला का विकास, यूनानी प्लस भारतीय शैली का समन्वय। मथुरा कला अपने चरम पर। लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं। बुद्ध प्रतिमाओं का प्रथम वास्तविक मानवीय चित्रण। समाज में विदेशी प्रभाव। यवन, शक, पार्थियन और कुषाणों का भारतीय समाज पर स्थायी असर। वस्त्र आभूषण सामग्री और नगर नियोजन में विदेशी तत्वों का सम्मिश्रण। रोमन वस्त्र, कांच की वस्तुएं और सौंदर्य प्रसाधन भारत में लोकप्रिय। धर्म। बौद्ध धर्म का प्रसार, कुषाण राजाओं का संरक्षण। कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन। देव पूजा, शैव वैष्णव परंपरा तथा अनेक विदेशी देवताओं जैसे मित्र, नाना, ओमो का पूजा में समावेश। एक लाइन में, कुषाण युग एक ऐसा काल था जिसमें विदेशी प्रभाव, व्यापारिक उत्कर्ष, शहरीकरण और कला संस्कृति के नवाचार मिलकर भारतीय इतिहास में सबसे अधिक बहुसांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण करते हैं। कुषाण काल में बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाण साम्राज्य बहुत बड़ा था, जो मध्य एशिया से लेकर भारत के पूर्वी भाग तक फैला था। इस कारण बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलने के लिए रास्ते और सभी सुविधाएं आसानी से मिल गईं। कनिष्क के शासन में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला, जिससे उसका प्रभाव सबसे अधिक बढ़ा। इस समय बौद्ध धर्म का रूप बदलकर महायान की दिशा में आगे बढ़ा। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध ग्रंथों को दोबारा लिखा और व्यवस्थित किया गया।
कुषाण समय में कई स्तूप, विहार और बौद्ध प्रतिमाएं बनाई गईं, जिनमें गंधार और मथुरा कला प्रसिद्ध हैं। भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। चीन, मध्य एशिया, काबुल, गंधार, तक्षशिला आदि क्षेत्रों में अनेक बौद्ध केंद्र स्थापित हुए। चीन में लगभग 65 ईस्वी में बौद्ध धर्म पहुंचा और वहां के सम्राटों ने इसे स्वीकार किया। इस तरह कुषाण काल में बौद्ध धर्म भारत से निकलकर विश्व स्तर पर फैल गया। मुख्य बिंदु: कुषाण साम्राज्य का विशाल क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अनुकूल था। कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म का सबसे तेज विकास हुआ। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जिससे बौद्ध साहित्य को नई रूपरेखा मिली। महायान बौद्ध धर्म का विकास इसी समय हुआ। गंधार और मथुरा कला में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं बनीं। अनेक स्तूप, विहार और बौद्ध संस्थाएं स्थापित हुईं। भारत से चीन, मध्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में बौद्ध मिशन भेजे गए। चीन में हान वंश के सम्राट मिंग के समय बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। कुषाण युग ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बना दिया। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान तथा महायान। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म दो प्रमुख संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। उस समय बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ रही थी और नए विचारों का प्रभाव भी दिखाई देने लगा था। कुछ लोग चाहते थे कि बौद्ध धर्म समय के अनुसार बदले, जबकि कुछ लोग पुराने रूप को ही बनाए रखना चाहते थे। जो लोग परिवर्तन चाहते थे, उन्होंने महायान को अपनाया और पुराने सिद्धांतों को मानने वालों को हीनयान कहा गया। हीनयान का अर्थ है छोटा मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए माना गया था और व्यक्तिगत मोक्ष पर आधारित था। महायान का अर्थ है उत्तम मार्ग। इसमें दया, करुणा और परोपकार पर जोर दिया गया। इस संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति की पूजा शुरू हुई और बुद्ध को ईश्वर जैसा मानने की परंपरा विकसित हुई। महायान आम लोगों के लिए सरल और लोकप्रिय था क्योंकि इसके अनुसार हर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता था। बाद में दोनों संप्रदाय पूरे भारत, मध्य एशिया और विदेशों तक फैल गए। महायान आगे चलकर चीन, जापान और तिब्बत में अधिक प्रचलित हुआ, जबकि हीनयान श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित हुआ। मुख्य बिंदु: हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया। महायान का केंद्र बिंदु करुणा और परोपकार था, जबकि हीनयान व्यक्तिगत तप और निर्वाण पर आधारित था। महायान में मूर्ति पूजा, बोधिसत्ववाद और अनेक देवी देवताओं की आराधना भी शामिल थी। हीनयान के अनुयायी बुद्ध के मूल सिद्धांतों को बिना परिवर्तन अपनाना चाहते थे। महायान व्यापक और लोकप्रिय था, इसलिए इसका प्रसार तेज हुआ। अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध आचार्य नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, मात्रिचेत, सांघरेक आदि ने इस समय बौद्ध दर्शन को समृद्ध किया। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक रहे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। संचरिक धारा में संगीत, कविता, कथा, दर्शन और नीति से जुड़े कई विद्वान प्रख्यात हुए। कला एवं स्थापत्य। कुषाण काल में कला और स्थापत्य का बहुत विकास हुआ। कनिष्क के संरक्षण में अनेक स्तूप, विहार और मूर्तियां बनाई गईं। उसके समय में प्रसिद्ध कनिष्क स्तूप शाहजीकीर, पेशावर में बना, जिसकी ऊंचाई लगभग 400 फीट बताई जाती है। इस स्तूप के चारों ओर बौद्ध कथाओं और जीवन घटनाओं को दर्शाने वाली सुंदर प्रतिमाएं और आकृतियां थीं। कुषाण काल के स्तूपों में ईंटों, लकड़ी और मृदभांड का उपयोग किया जाता था। कुषाण काल में धर्म, शिक्षा, मूर्ति निर्माण, शिल्प और वास्तुकला का महत्व बढ़ गया। मथुरा, तक्षशिला, जलालाबाद और गंधार क्षेत्र कला के बड़े केंद्र बने। गंधार, मथुरा और अमरावती में अलग अलग कला शैलियां विकसित हुईं। गंधार कला यूनानी प्रभाव से बनी, जबकि मथुरा कला पूरी तरह स्वदेशी थी। कनिष्क के समय ताम्रपत्र, शिलालेख, मृण मूर्तियां, प्लास्टर आकृतियां और लकड़ी की नक्काशी भी खूब बनाई गईं। स्तूपों के चारों ओर सजावटी रेलिंग, सौंदर्यपूर्ण द्वार और विविध आकृतियों का प्रयोग किया गया।
कुषाण काल में विशाल मठ, अनेक विहार और धर्मशालाएं बनाई गईं, जिनकी शैली पर विदेशी प्रभाव भी देखा गया। गंधार और मथुरा दो प्रमुख मूर्तिकला शैलियां इस समय अपने चरम पर पहुंची। मथुरा शैली में लाल पत्थर का प्रयोग अधिक था और इसमें भारतीय विशेषताएं अधिक थी। गंधार शैली में यूनानी रोमन सुंदरता, कुर्तेदार वस्त्र, लहरदार बाल और वास्तविक भाव दिखाई देते थे। इस शैली ने बुद्ध की मानव प्रतिमा को सुंदरतम रूप दिया। अमरावती शैली भी कुषाण काल में उभरी। इसमें श्वेत संगमरमर, महीन नक्काशी और वृत्ताकार कथानक विशेष रहे। बौद्ध जीवन और जातक कथाओं को अत्यंत कलात्मक ढंग से दिखाया गया। इस समय की मूर्तियों में कोमलता और सौंदर्य दोनों दिखाई देते हैं। कुषाण काल की कला भारत के बाहर भी प्रसिद्ध हुई। चीन, तुर्किस्तान, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि की बौद्ध कला पर गंधार शैली का गहरा प्रभाव रहा। इस कारण गंधार कला को विश्व कला भी कहा जाता है। कुषाण शासन के दौरान इसका सर्वोच्च विकास हुआ और बाद में हुनों के आक्रमण के बाद इसका प्रभाव घटने लगा। अब नीचे आपके कला स्थापत्य, मथुरा कला प्लस गंधार कला प्लस अमरावती कला प्लस कौशाम्बी कला का एकदम साफ और सरल सार प्रस्तुत है। मथुरा कला शैली। कुषाण काल में मथुरा कला अपने चरम पर पहुंची। मथुरा उस समय एक प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र था, जहां बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनाई गईं। इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह पूरी तरह भारतीय थी। यहाँ लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था और मूर्तियों में भारतीय चेहरे, भाव और परिधान साफ दिखते थे। मथुरा में बुद्ध की शुरुआती प्रतिमाएं पहली बार पूर्ण रूप में विकसित हुईं। इन मूर्तियों में शरीर दृढ़, सीधा और भरा हुआ दिखाई देता है। मूर्तियों में शांत, धैर्यपूर्ण और आध्यात्मिक भाव दिखते हैं। मथुरा से अनेक बड़े स्तूप, स्तंभ, रेलिंग, बोधिसत्व प्रतिमाएं और देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जैन और हिंदू कला का भी यहाँ शानदार विकास हुआ। मथुरा कला की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर गंधार और अन्य क्षेत्रों ने भी इसकी विशेषताओं को अपनाया। यह कला भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति मानी जाती है। मथुरा कला के मुख्य बिंदु। पूरी तरह भारतीय शैली, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, बुद्ध, बोधिसत्व, जैन और कई हिंदू देवताओं की मूर्तियों का निर्माण, चेहरे दृढ़, गोलाकार, भरपूर शरीर, सीधी मुद्रा, मूर्तियों में गंभीरता, गरिमा और आध्यात्मिकता। कनिष्क काल में इसका सर्वाधिक विकास कृष्ण, प्रजापति, वासुदेव, सूर्य, शिव आदि देवताओं की सुंदर मूर्तियां, जैन तीर्थंकरों की अनेक प्रतिमाएं, स्तूपों की रेलिंगें भी प्रसिद्ध। गंधार कला शैली। गंधार कला यूनानी रोमन शैली से प्रभावित थी। इसमें बुद्ध की मूर्तियां अत्यंत सुंदर, वास्तविक और भावपूर्ण दिखाई देती हैं। मूर्तियों में ग्रीक हेयर स्टाइल, लहरदार बाल, चोगे जैसे वस्त्र, उभरी नाक, गहरी आंखें स्पष्ट दिखाई देती हैं। गंधार कला की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पहली बार बुद्ध को मानवरूप में पूर्ण प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह शैली मुख्यतः बौद्ध थी और इसकी मूर्तियों में विदेशी, ग्रीक, रोमन और भारतीय तत्वों का अनोखा मिश्रण मिलता है। इस शैली का प्रभाव भारत से चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया तक पहुंचा और एशिया की बौद्ध कला की आधारशिला बना। गंधार कला के मुख्य बिंदु। यूनानी रोमन प्रभाव, वास्तविकता और सौंदर्य का मेल, बुद्ध की मूर्तियां अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण, लहरदार बाल, ग्रीक वस्त्र, उभरी नाक, वास्तविक शरीराकृति। बौद्ध धर्म का प्रसार, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया तक प्रभाव, स्त्री पुरुष, देवताओं और कथानकों की मूर्तियों में गहराई। कुषाण काल में चरम, कनिष्क के समय सर्वोच्च विकास। अमरावती कला शैली। अमरावती शैली दक्षिण भारत की प्रमुख बौद्ध कला शैली थी। इसमें सफेद संगमरमर या हल्के रंग के पत्थरों का प्रयोग होता था। मूर्तियों में शरीर की गति, नारी सौंदर्य, नृत्य भंगिमा और कोमलता दिखाई देती है। इस शैली में जातक कथाएं, बुद्ध जीवन प्रसंग और सामाजिक घटनाएं उकेरी जाती थी।
अमरावती कला के मुख्य बिंदु। सफेद संगमरमर का उपयोग मूर्तियों में गति, नारी सौंदर्य और कोमलता। बौद्ध कथाओं का वास्तविक चित्रण। दक्षिण भारत की परंपरा का सुंदर रूप। मूर्तियां पतली, लचीली और कलात्मक। कौशाम्बी कला शैली। कौशाम्बी कला शैली मथुरा और गंधार दोनों से प्रभावित थी, लेकिन इसकी अपनी विशिष्ट पहचान भी थी। यह शैली अधिक सरल, यथार्थवादी और जीवन के निकट दिखती है। कौशाम्बी में बनी मूर्तियां मथुरा की तरह भरी और दृढ़ नहीं, बल्कि हल्की, लंबी और प्राकृतिक दिखाई देती हैं। यह शैली मुख्यतः स्थानीय परंपराओं, बौद्ध, हिंदू और जनजीवन से जुड़े विषयों को दर्शाती है। कौशाम्बी से अनेक यक्षिणी, देवताओं, पशुपक्षियों और मानव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कौशाम्बी कला के मुख्य बिंदु। मथुरा और गंधार दोनों से प्रभावित मूर्तियां सरल, प्राकृतिक और वास्तविक यक्षिणी, देवताओं, मानव आकृतियों का निर्माण। मूर्तियों में कम अलंकरण, अधिक प्राकृतिकता। स्थानीय जीवन और धार्मिक कथाओं का चित्रण। गंधार मथुरा अमरावती कला की तुलना। गंधार कला मुख्य विशेषताएं। यूनानी, रोमन, विदेशी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियां अत्यंत वास्तविक, सुगठित और सुंदर। लहरदार बाल, चोगे जैसे वस्त्र, गहरी आंखें, तीखी नाक। मूर्ति में शारीरिक आकृति प्राकृतिक व मांसल। मुख्य केंद्र तक्षशिला, जलालाबाद, पेशावर। सामग्री ग्रे स्टोन, शल्की पत्थर। मूर्तियों में पश्चिमी सौंदर्य की झलक। अभिव्यक्ति गंभीर, धैर्यपूर्ण और राजसी। भारत के बाहर चीन, जापान, मध्य एशिया में बड़ा प्रभाव। मथुरा कला मुख्य विशेषताएं। पूरी तरह स्वदेशी भारतीय शैली। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग। बुद्ध, बोधिसत्व, जैन तीर्थंकर तथा हिंदू देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं। मूर्ति में भरा हुआ शरीर, गोल चेहरा, सीधी मुद्रा। चेहरे पर भारतीय भाव, आध्यात्मिकता और करुणा। मुख्य केंद्र मथुरा, वृंदावन, सोनक। प्रतिमाओं में जीवंतता, शक्ति और सरलता। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास, भाव गहराई से भारतीय परंपरा पर आधारित। अमरावती कला मुख्य विशेषताएं। दक्षिण भारतीय बौद्ध कला शैली। सफेद संगमरमर और हल्के पत्थरों का प्रयोग। मूर्तियों में कोमलता, नारी सौंदर्य, गति व लचक। कथानक प्रधान कला, जातक कथाएं, बौद्ध जीवन प्रसंग, जटिल नक्काशी और बारीक काम। मुख्य केंद्र अमरावती, आंध्र प्रदेश। मूर्तियां पतली, लचीली और आकर्षक। भाव अधिक जीवंत और गतिशील। स्तूप सजावट और चित्रांकन में उत्कृष्टता। तीनों शैलियों की एक जगह तुलना। उत्पत्ति गंधार, यूनानी रोमन प्रभाव। उत्तर पश्चिम भारत मथुरा, स्वदेशी भारतीय शैली। उत्तर भारत अमरावती, दक्षिण भारतीय शैली आंध्र प्रदेश। मुख्य सामग्री गंधार, ग्रे स्टोन मथुरा, लाल बलुआ पत्थर अमरावती, सफेद संगमरमर। बुद्ध की प्रतिमा गंधार अत्यंत वास्तविक, मांसल, पश्चिमी भाव मथुरा, दृढ़ शरीर, भारतीय मुखाकृति अमरावती, कोमल, लचीली, गतिशील। चेहरे और भाव गंधार गंभीर, गहरी आंखें, नक्काशीदार चेहरा मथुरा, शांत, गोल चेहरा, शक्ति और गरिमा अमरावती, भावुकता, नारी सौंदर्य, कोमलता। वस्त्र शैली गंधार चोगा, लहरदार यूनानी वस्त्र मथुरा, भारतीय धोती उत्तरीय अमरावती, महीन, हल्के वस्त्रों की नक्काशी। कला का प्रभाव गंधार चीन, जापान, तिब्बत तक प्रसार मथुरा, भारतीय कला की मुख्य धारा अमरावती, दक्षिण भारत की बौद्ध मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव। कुषाण सिक्के। कुषाण काल में भारत में सिक्का प्रणाली का तेज विकास हुआ। इससे पहले यवन और शक सिक्के चलाते थे, लेकिन सिक्कों को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है। रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया के साथ बढ़ते व्यापार के कारण सोने, तांबे और चांदी के अधिक सिक्कों की आवश्यकता हुई। इसी वजह से कुषाणों ने अलग अलग धातुओं और आकारों के उत्तम गुणवत्ता वाले सिक्के जारी किए। कदफिसिस के समय तांबे के सिक्के अधिक चले। उसके बाद उसके पुत्र विम कदफिसिस ने पहली बार बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क के शासन में सिक्का प्रणाली अपने चरम पर पहुंच गई। कुषाण सिक्कों पर राजा की खड़ी मूर्ति, बैक्ट्रियन लिपि और कई देवताओं की आकृतियां मिलती हैं। इन देवताओं में शिव,
नंदी, मिहिर, नाना, वायु और कई बौद्ध देव रूप शामिल हैं। इन सिक्कों में भारतीय और विदेशी दोनों शैली का संस्कृत सम्मिश्रण मिलता है, जिससे कला, धर्म और व्यापार तीनों पर इसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। कुषाण काल को भारत में स्वर्ण मुद्राओं का सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। कुषाण सिक्के मुख्य बिंदु। कुषाण काल में सोने, तांबे, चांदी के उच्च गुणवत्ता के सिक्के जारी हुए। कदफिसेस के सिक्के मुख्यतः तांबे के थे। विम कदफिसेस ने पहली बार विशाल स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क के सिक्कों पर बैक्ट्रियन लिपि और उसकी खड़ी आकृति मिलती है। सिक्कों पर शिव, नंदी, मिहिर, नाना, वायु, बुद्ध आदि अनेक देव रूप बने मिलते हैं। सिक्कों में भारतीय और विदेशी दोनों शैलियों का मिश्रण। स्वर्ण सिक्के रोमन मानक भार के करीब। सिक्कों से कुषाणों की धार्मिक नीति, कला शैली और व्यापार संबंधों का पता चलता है। सिक्के अपने समय की सर्वोच्च तकनीक और कुशल शिल्प का प्रमाण है। कुषाण काल को भारतीय इतिहास का सबसे समृद्ध स्वर्ण सिक्का युग माना जाता है। One-liner summary. One-liner summary. One-liner summary. बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा। हीनयान, प्राचीन रूप, और महायान, उदार और प्रतिमा पूजा। गंधार कला ने यूनानी रोमन शैली से प्रभावित मानव रूप बुद्ध प्रतिमा को जन्म दिया। मथुरा कला पूरी तरह स्वदेशी थी, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और भारतीय भाव प्रमुख थे। अमरावती कला दक्षिण भारत की शैली थी, जिसमें कोमलता, गति और नारी सौंदर्य प्रमुख थे। कौशाम्बी कला में गंधार और मथुरा दोनों का मिश्रित प्रभाव मिलता है। मूर्तियां प्राकृतिक और सरल दिखती हैं। कुषाण काल के स्तूपों में कनिष्क स्तूप सबसे बड़ा और प्रमुख था। इस समय उत्कृष्ट मूर्तिकला, रेलिंग, प्रतिमाएं और स्तूपों की सजावट विकसित हुई। कुषाणों ने भारत की सबसे उन्नत सिक्का प्रणाली विकसित की। कदफिसेस ने तांबे के सिक्के, जबकि विम कदफिसेस ने पहली बार विशाल स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कनिष्क के सिक्कों पर बैक्ट्रियन लिपि, राजा की खड़ी आकृति और अनेक देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं। कुषाण सिक्कों पर शिव, नंदी, नाना, मिहिर, वायु, बुद्ध आदि देव दर्शाए गए। सिक्कों में भारतीय प्लस यूनानी प्लस ईरानी कला तत्वों का सुंदर मिश्रण मिलता है। कुषाण समाज में बौद्धों, ब्राह्मणों, व्यापारियों और विदेशियों का सहअस्तित्व था। प्रशासन मजबूत, विस्तृत और केंद्रीय था। कनिष्क को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। सिक्के, मूर्तियां और स्थापत्य कुषाण काल की सांस्कृतिक उन्नति का प्रमाण है। कुषाण युग भारतीय इतिहास में स्वर्ण मुद्राओं का स्वर्ण काल माना जाता है। विदेशी आक्रमणों का प्रभाव एवं आत्मसातीकरण। मौर्यपतन के बाद भारत में यवन, शक, पहोव, कुषाण जैसे विदेशी लोग आए और धीरे धीरे भारतीय समाज में समाहित हो गए। इन विदेशी समुदायों ने भारत की सामाजिक संरचना, धर्म, राजनीति, कला, साहित्य और प्रशासन को गहराई से प्रभावित किया। कई विदेशी शासकों ने भारतीय नाम, भारतीय धर्म और भारतीय रीति रिवाज अपनाए। इनके कारण भारत में नया संस्कृति समन्वय विकसित हुआ। Summary. मौर्योत्तर काल में भारत में अनेक विदेशी जातियां, यवन, शक, कुषाण आदि स्थायी रूप से बस गईं। विदेशी लोग अपनी परंपराएं और रीति रिवाज लाए, जो बाद में भारतीय समाज में मिश्रित हो गए। कई विदेशी शासकों ने भारतीय नाम अपनाए, जैसे यज्ञसेन, मेनांडर, हेलिडोरस। विदेशी लोगों ने इंद्रजिद्र, धर्मरक्षित,
सुदर्शन, रुद्रसेन जैसे भारतीय नामों का प्रयोग किया। विदेशी मूल के लोग धीरे धीरे हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से अपने आप को जोड़ने लगे। पंथ प्रवर्तन और वैवाहिक संबंधों से विदेशी जातियां भारतीय वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बन गईं। समाज में विदेशी जातियां प्रारंभ में शूद्र मानी गईं, बाद में कई जातियां क्षत्रिय स्थान प्राप्त कर गईं। विदेशी शासकों के पुरोहित भारतीय ब्राह्मण थे, जिससे धार्मिक आत्मसातीकरण तेज हुआ। शक, यवन, पहुव आदि जातियां कई स्थानों पर स्थानीय क्षत्रिय कहलाने लगी। उदाहरण, मुख शाकाद्वीपी। महाकाव्यों के अनुसार शक, यवन, कुषाण लोगों को भारतीय समाज में यज्ञ करने की अनुमति मिली। कई विदेशी कुलों ने स्थानीय कुलों से वैवाहिक संबंध किए, जैसे रुद्रदामन की उज्जैन पालनपुर वैवाहिक घटना। राजनीतिक प्रभाव। विदेशी शासकों ने भारतीय प्रशासन को संगठित और सुदृढ़ बनाने में बड़ा योगदान दिया। कुषाणों ने एक विशाल केंद्रित साम्राज्य बनाया जिसमें प्रांतीय प्रशासन, सैन्य संगठन और साम्राज्यवादी नीति अत्यंत विकसित थी। राजनीतिक प्रभाव। विदेशी शक्तियों ने भारत में केंद्रीय साम्राज्य, इंपीरियल सिस्टम की अवधारणा को मजबूत किया। शक, कुषाण युग में भारत में पहली बार वृहद साम्राज्य और सुदृढ़ प्रांतीय प्रशासन विकसित हुआ। कुषाण शासन में सैन्य संगठन, साम्राज्य विस्तार नीति और सीमाओं का नियंत्रण मजबूत हुआ। कनिष्क को देवपुत्र तथा महाराजाधिराज की उपाधि मिली, जो साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक थी। भारतीय शासकों ने भी बाद में इन्हीं विदेशी अवधारणाओं को अपनाया। इस समय प्रशासनिक पदों पर वेतन, कर व्यवस्था और भूमिमापक प्रणाली संगठित हुई। शक कुषाण काल में पहली बार संचार व्यवस्था, सड़कें और नगरीकरण तेजी से विकसित हुआ। धार्मिक प्रभाव। विदेशी जातियां धीरे धीरे भारतीय धार्मिक जीवन का हिस्सा बन गईं। इन लोगों ने बौद्ध, शैव, वैष्णव, देवी उपासना आदि को अपनाया। धार्मिक प्रतीकों का मिश्रण बढ़ा, जिससे धर्म में लौकिकता, दान धर्म और कलात्मकता बढ़ी। धार्मिक प्रभाव। विदेशी शासकों में सबसे अधिक लोकप्रिय धर्म बौद्ध धर्म रहा। कई स्थानों पर यवन बुद्ध स्तूप, शिलालेख, बुद्ध प्रतिमाएं मिलती हैं। कई विदेशी लोग शैव उपासना करने लगे। शिवलिंग, नंदी, त्रिशूल, नागपूजा आदि का प्रमाण मिलता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत में विदेशी शासकों ने सूर्य पूजा, नक्षत्र पूजा को भी अपनाया। धार्मिक स्थलों पर देवी देवताओं की मिश्रित मूर्तियां बनने लगी, जिसमें विदेशी शैली दिखती है। विदेशी कारीगरों ने बौद्ध कला को नई शिल्पकला दी। उदाहरण, स्वात रवैज, बैक्ट्रियन शैली। कई विदेशी बुद्ध प्रतिमाओं में उनके नाम यूनानी लिपि में मिले हैं। बौद्ध धर्म के साथ साथ वैष्णव और शैव पूजा भी विदेशी लोगों ने अपनाई। Please like, subscribe and comment.